नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। वैभवी एक बार फिर परिचर्चा में आप सभी का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। दोस्तों, आज का जो विषय हमने चुना है, उस विषय को अगर आप सुनेंगे तो शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक पल के लिए रुक जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा विषय ही ऐसा चुनते हैं कि आपको रुकने के लिए और सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। हम हमेशा ये प्रयास में रहते हैं कि समाज को एक दिशा दें, एक पहल दें, एक नई सोच दें। इसीलिए हम बहुत सारे अलग अलग विषयों पर बात करते हैं और सभी ज्वलंत होते हैं और साथ में सभी प्रासंगिक भी होते हैं और ज़रूरी होते हैं, महत्वपूर्ण जिसको हम कह सकते हैं। आज का हमने विषय चुना है कि विवाह में हाँ से पहले ना कहने का अधिकार। थोड़ा रुकिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सोचिए, हम बचपन से सुनते आए हैं कि रिश्ता जोड़ना बहुत शुभ होता है, हाँ कहना संस्कार होता है, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि ना कहने का अधिकार भी उतना ही जरूरी है जितना हाँ कहने का? कई बार हम गलत फैसले कर लेते हैं, कई बार हमारा जो रिश्ता होता है वो गलत हो जाता है। सिर्फ इस डर के बंधन में हम बंधे रहते हैं और हम हमेशा ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, परिवार नाराज हो जाएंगे, परिवार के लोग नाराज हो जाएंगे, हमारी रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। और जब शुरू कर दिया है तो फिर पीछे हटने की जरूरत क्या है? ये सारी चीजें जो एक ताना बाना हमारे समाज में बुना हुआ रहता है, और इन ताने बाने के साथ अगर हम कहें नतीजा क्या निकलता है, क्या मानसिकता खराब होती है, मानसिक घुटन होती है या जिंदगी में उथल पुथल होती है, इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आज की हमने परिचर्चा रखी है। और इस परिचर्चा में हमारे साथ अलग अलग क्षेत्र से आए वक्ता शिरकत करेंगे और उन वक्ताओं के साथ हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज जिन वक्ताओं ने भाग लिया है उनका मैं संक्षेप में परिचय देती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर श्वेता अग्रवाल जी के बारे में बताती हूँ। हम सब जानते हैं उन्हें, कई बार सुन चुके हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से परिचर्चा को अंजाम दिया है और आज भी एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आप आई हैं। आप काउंसलर हैं, थेरेपिस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपका बहुत बड़ा परिचय है, लेकिन यहाँ पर मैं संक्षेप में परिचय दे रही हूँ क्योंकि बातें बहुत सारी करनी है। हमारे साथ एक प्यारी सी बेटिया भी है, अनुष्का अग्रवाल, जो लॉ स्टूडेंट है और पुणे से हमारे साथ जुड़ी है। साथ ही हमारे साथ रश्मि जौहर जी जुड़ी हुई हैं, जो एक गृहिणी है। पहले वो पढ़ाती थी, शिक्षिका थी और एक माँ की हैसियत से वो जुड़ी हैं क्योंकि उनके बच्चे भी शादी के लायक हैं। हमारे साथ दक्षेश पानेरी जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक प्रसिद्ध कवि भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं और कई बार चर्चा में भाग लेकर उन्होंने अपने वक्तव्य से लोगों का दिल जीता है। तो आज भी कुछ इसी तरह की बातचीत उनसे रहेगी। और साथ में आदरणीय संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं आरएसएस के और द्वारका दिल्ली। तो ये वक्ता हैं हमारे, और जिस विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं वो विषय वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए चलिए अब बिना किसी विलंब के हम चलते हैं अपने पटल पर, उन तमाम महानुभावों को आमंत्रित करते हैं जिनके वक्तव्य आज मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। और हम आज इस चर्चा के माध्यम से जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे भी और पूरी कोशिश ये रहेगी कि समाज में एक नई दिशा दे सकें, चल सकें, एक लकीर खींच सकें। और कहते हैं ना, बदलाव जरूरी है, क्या पता बदलाव भी आ जाए। तो चलिए चर्चा में शामिल होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और संजय जी और रश्मि जी, डॉक्टर हिमश्वेता जी और अनुष्का, दक्षेश, आप सभी का एक बार फिर पूरी टीम की ओर से अभिनंदन, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ पटल की जो सचिव है, हमारी संस्था की सचिव है आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी।
बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। धीरे धीरे और भी दर्शक दीर्घा में लोग एकत्रित होंगे और जिस महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं, उस विषय पर हम बात करें उससे पहले हम एक छोटी सी बिटिया हमारे पास आई है और मैं चाहती हूँ कि आज, चूंकि हमारे यहाँ हम परंपरा की बात करते हैं, हम संस्कृति की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि जहां हम कन्या पूजन करते हैं वहीं गुड़िया, छोटी सी गुड़िया आई है, छोटी नहीं है, शादी के लायक है खैर, लेकिन हमारे लिए छोटी है क्योंकि हम सब उनसे काफी बड़े हैं। तो अनुष्का अग्रवाल के पास सीधे सीधे हम चलेंगे। आज की चर्चा हम उन्हीं से शुरू करेंगे और उनको हम एक कहते हैं ना, डरो मत मुकाबला करो, तो डरने की जरूरत नहीं है। एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एक छोटी बच्ची को हमने आज चुना है, ये बहुत जरूरी भी है। सबसे पहले अनुष्का, मैं पूरी टीम की ओर से आपका एक बार और स्वागत करती हूँ और छोटा सा सवाल, शादी के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरा सभी को नमस्कार। स्वागत है। मेरा सभी को नमस्कार। मैं अनुष्का अग्रवाल आज के चर्चा पे ये कहना चाहूंगी, मेरा शादी से मन ये है कि जैसे अभी जो केस हुआ था सिया और केतन वाला, अगर उसको देखते हुए मैं कहूंगी तो वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि सिया ने इसमें बहुत कुछ गलत करा था। और जब मेरे को इसके बारे में पता चला था, तो मेरे हिसाब से तो पहले ही लड़की को मना कर देना चाहिए अगर उसको लड़का पसंद नहीं है। तो अगर उसके घर वालों का दबाव है उस पे, वो उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तब भी उसको अपने माँ बाप को बता देना चाहिए कि नहीं, मुझे इससे शादी नहीं करनी, और अपना रीजन भी बताए कि मुझे इसलिए नहीं करनी इससे शादी क्योंकि ये गरीब है, या जो भी रीजन है उसको बता देना चाहिए। ना कि ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे लड़के को और लड़के के परिवार को और लड़की के परिवार को भी बहुत ज्यादा लाभ उठाना पड़े, बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही सिया वाले केस में हुआ था। लड़की ने बिना सोचे समझे चेतन के साथ अफेयर में इतना डूब गई थी वो। चेतन ने या तो उसको इतना मगन कर दिया था अपने प्यार में, जबकि चेतन इतना अमीर नहीं था जितना केतन था। उसने इतना अमीर दिखाया अपने आप को केतन ने, जबकि वो था भी। तब भी सिया सिर्फ चेतन के पीछे पड़ी रही और उसने केतन को धक्का दिया। उससे सिया को उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े और उसके परिवार को भी झेलने पड़े। उसके माता पिता। अनुष्का बेटा, आपको ये जो घटना घटी है समाज में, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं या ना घटे, तो एक युवा, चूंकि आप युवा हैं और शादी के लायक भी हैं, आने वाले समय में आप शादी भी करेंगी, तो एक छोटा सा ये जो वाकया है जो हमने देखा अभी, जो जिसका जिक्र आपने किया है, उससे एक डर का माहौल है। तो आपके नजरिए में क्या वो डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, या शादी बहुत खूबसूरत चीज है, करनी चाहिए, शादी करना परंपरा रही है हमारी, सब करते हैं, मम्मी पापा ने की और हमें भी करनी है। तो इस नजरिए से एज अ यूथ आप क्या कहना चाहती हैं? शादी करना कोई गलत बात नहीं है। शादी करना लड़की के लिए अच्छी बात इसलिए क्योंकि उसके जो मम्मी पापा होते हैं उनके दिमाग से एक वो हो जाता है कि वो लड़के के साथ सेटल हो गई है, उनके दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहती। पर अगर लड़की ऐसे शादी करती है कि वो अपने पति को, होने वाले पति को धमका रही है, डरा रही है या दबाव में शादी कर रही है, तो वो सही नहीं है उसके लिए। चलिए, ठीक है अनुष्का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जवाब दिया और हम थोड़ी देर में आपके पास वापस आएंगे और भी कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे। मैं संजय सर के पास आना चाहती हूँ। संजय सर, चूंकि आरएसएस से जुड़े हुए हैं और हम सब जानते हैं कि क्या रुतबा है भारत में आरएसएस का, या किस रूप में कार्य करते हैं, सब जानते हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय में जो प्रश्न हमने, जो विषय हमने चुना है, उस विषय पर यदि आप, चूंकि अभी अभी आपके बच्चे की शादी भी हुई है, तो क्या प्रकाश डालेंगे आप, क्या कुछ कहेंगे इस विषय को लेकर, जो विषय हमने आज चुना है? जी।
जी धन्यवाद। आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है। आज का जो विषय है ना, विवाह से पहले हाँ कहने का अधिकार, तो ये बात ठीक है। आज का समय बहुत बदल चुका है। आज से पहले हम कहेंगे, यदि हम 20 साल पुरानी बात करें तो 25 साल पुरानी बात करें, तो माँ बाप जो हाँ भरते थे भाई बच्चे को मानना होता था और बच्चा मानता भी था। हमारी भी जब शादी हुई थी तो हमने माना, हमारे माँ बाप ने जो हाँ किया। पर अब समय बहुत परिवर्तन आ गया है। आज के समय के बच्चे के हिसाब से बहुत सारी बातों का फ्रीडम है। मतलब वो, क्योंकि क्या है, सेल्फ अपने हिसाब से अपना सब्जेक्ट चुनते हैं, सेल्फ अपने हिसाब से अपना जॉब का काम देखना है, पढ़ाई करनी है। तो समाज के अनुसार उनके पास पूरा अधिकार है सेल्फ डिसीजन लेने का, और लेना भी चाहिए आज के समय के हिसाब से। और माँ बाप के साथ मिल करके अपनी इस बात को रखना भी चाहिए कि भाई देखो कहाँ पर क्या हमारा विवाह हो रहा है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम जीना है। कोई ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म काम है कि भाई ठीक है 2 साल 5 साल 10 साल नहीं है। वो कहते हैं ना 7 जन्मों का बंधन है। तो 7 जन्मों के बंधन के लिए जिस जगह हम विवाह कर रहे हैं उस जगह, जैसे अभी बिटिया ने बताया कि भाई ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, वो पूना में घटी है और भी समाज में घटनाएं घटी हैं ऐसी। तो जरूरी नहीं है कि तालमेल इतनी जल्दी से पता लग जाए कि भाई किसके परिवार में किसका बेटा या किसकी बिटिया कैसी है। हम समाज में कई जगह देखते हैं परिवार में, क्योंकि जब हम किसी परिवार को बरतते हैं, मतलब उनके साथ रहते हैं या उनके साथ उनको चलते हैं, तब कई चीजों का समझ में आता है। जो चेतने वाली बात हुई, चेतन वाली बातें हुई हैं, वो शादी से पहले वो लोग घूमे, क्योंकि उस लड़की के मन में भी कुछ पहले से कुछ था तो उसने बताया नहीं। जबकि ये बातें बतानी चाहिए माँ बाप को, क्योंकि बिटिया का प्यार माँ के साथ बहुत फ्रेंडली होता है। तो अपनी माँ के साथ मिलकर के उसको एक हिंट ऐसा देना चाहिए कि माँ मेरा मन ऐसे ऐसे है। तो आज समाज स्वीकार करता है, क्योंकि कल को हम परेशान हो, कल को कोई पछतावा हो। जैसे उसमें बेटे के पिता ने भी बोला यदि उस बिटिया को विवाह मंजूर नहीं था तो पहले मना कर देती, परंतु जैसे उसने बताया कि दबाव में उसने हाँ किया। दबाव में हाँ कर तो लिया, पर वो लॉन्ग टर्म जो 7 जन्मों का बंधन है, उनको वो संस्कार ही नहीं पता कि नहीं 7 जन्मों का बंधन क्या है। उनको लगता है कि ये शादी है, माँ बाप का दबाव है, हमें एक्सेप्ट करना है और हमें अपनी गाड़ी चलानी है। गाड़ी चलेगी तो ठीक है, नहीं तो बंद हो जाएगी। क्योंकि गाड़ी में दोनों पहियों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बिना दोनों बैलेंस की गाड़ी नहीं चल सकती। किसी भी एक पहिए की हवा भी कम होगी तो गाड़ी में दिक्कत आती है। ऐसे ही ये पति पत्नी का सहयोग और पति पत्नी का साथ होता है। और यही बात मैं कहता हूँ कि बच्चों में जो संस्कार थोड़ा सा परिवार के साथ बैठ करके मिलना चाहिए, क्योंकि शादी बहुत जरूरी है, परिवार को आगे चलाना है। बहुत सारे बच्चों के मन में तो ऐसी बातें आती है, नहीं नहीं हम शादी क्यों करें। भाई शादी क्यों करें, मतलब शादी तो एक परिवार को चलाने के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि शादी केवल अपनी इच्छाओं सर को पूरी। सर एक जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ज़रूरी है। और एक बात और है कि देखिए, भारतीय संस्कृति रही है कि विवाह से पहले सहमति प्रदान करना। हमने पहले भी देखा है, स्वयंवर हुआ करता था और स्वयंवर में अपनी सहमति देनी होती थी। अ, अचानक से समाज में जो परिवर्तन आया है, या जो पाश्चात्य संस्कृति बोल सकते हैं, अपनी संस्कृति को हम भूल रहे हैं। जो जिक्र आपने किया 7 जन्मों का, मुझे लगता है ये सब आपके और हमारे समय की बात है। आजकल के समय की बात ये नहीं रही कि अब 7 जन्मों तक साथ चाहिए। 2 साल भी साथ निभा लें, बड़ी बात होती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी। देखिए, जो 7 जन्मों का और 2 साल वाली बात है, या 6 महीने या 2 साल, वो संस्कार की कहीं कमी है। क्योंकि बच्चे आज के समय में, पुरानी पहले परिपाटी क्या होती थी, जो बिटिया होती थी वो माँ के साथ परिवार के साथ मिलजुल करके परिवार के काम के अंदर, परिवार की रिश्तेदारी में सब में सहयोग करती थी। उतना वो एक वर्किंग में कम होते थे। आज के समय में मैक्सिमम जितने भी बच्चे हैं, यंग एज है, वो सब कहीं ना कहीं अपने आप को, लाइफ स्टाइल को वर्किंग में एडजस्ट करते हैं कि अगर मैंने कोई अच्छा कोर्स नहीं किया, मैंने कोई डिग्री कोर्स नहीं किया, या मैंने कोई इससे ऊपर नहीं बनी, तो मार्केट में वो अपने आप को डाउन समझते हैं कि यार मेरी ना मार्केट में क्या रेपो रहेगा, तो मुझे उससे ऊपर पढ़ाई करनी है। किसी ने एमबीए किया है तो मुझे उससे ऊपर बीटेक करना है, बीटेक किया है तो उसमें सीएस करना है, सीएस करना है तो सीए बनना है।
इस होड़ के अंदर बच्चे जी, आज के समय में महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। आपके कहने का हाँ मतलब अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ लाइफ गई को है। उन्होंने बिल्कुल। क्या है इस काम के अंदर ढाल दिया, ना कि वो समाज को परिवार को चलाने की स्थिति में। पहले की स्थिति आज की स्थिति में बच्चों में बहुत थोड़ा अंतर है, पर वो कहीं बैठा करके समझाना, माँ बाप को, दादा दादी को संस्कार देना बहुत जरूरी है, मैं ये मानता जी, संजय जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल सही कहा। और मैं रश्मि जी आपके पास आना चाहती हूँ। आपके बच्चे भी शादी के लायक हैं और हमने तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ पटल के उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, नमस्कार आपको। और उषा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। अ, जो विषय है वो विषय किसी ने मुझे कहा कि बहुत खतरनाक है, जो विषय आज हमने चुना है, लेकिन हम नहीं चाहते। खतरे से खेलना तो हमारा काम है। हम पिछले 4 सालों से खतरे से खेल रहे हैं। रश्मि जी, मैं आपके पास इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि आपके बच्चे भी शादी के लायक हैं और जो विषय है माता-पिता, संजय जी पिता हो गए, आप माँ हो गई और ये 2 बच्चे हैं जो शादी के लायक हैं, इन्होंने शादी नहीं की है, और एक हमारी काउंसलर है जो पूरा कंक्लूजन निकालेंगी आज की चर्चा का। और हिमश्वेता जी, रश्मि जी के बाद मैं आपके पास ही आने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा दक्षेश से भी पूछ लूँगी ताकि आपको थोड़ा समय मिल जाए। रश्मि जी, एक गृहिणी होने के नाते एक समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी महिला की या गृहिणी की। उस रूप में आप इस विषय को, जो विषय हमने चुना है, किस रूप में देखती हैं? क्या लगता है आपको कि ये विषय वाक़ई ज़रूरी है कि जहाँ पर आप हाँ, अपनी सहमति आप कबूल है बोल रहे हो, आप हाँ बोल रहे हो, उससे पहले आप ना बोलो, या ना बोलने का अधिकार आपके पास है कि नहीं है, आपके बच्चों के पास है कि नहीं है? क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, खूंटे से बाँध दो, हमारी बेटी तो गाय है जी, जिस खूंटे में बाँध दो वो बंध जाएगी। तो समय परिवर्तन शील है और परिवर्तित हुआ है। तो रश्मि जी, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? रश्मि जी से लगता है संपर्क टूट गया है। पुनः वो जुड़ेंगी हमारे साथ तो हम ये प्रश्न उनके पास रखेंगे। मैं दक्षेश आपके पास आना चाहती हूँ। रश्मि जी सुन पा रही हैं क्या? रश्मि जी सुन पा रही हैं मुझे? चलिए कोई नहीं, रश्मि जी दोबारा आती हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। दक्षेश, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। चूंकि आप कवि हैं और आपने भी अभी तक शादी नहीं की है, तो शादी के मतलब बहुत करीब हैं आप, थोड़े समय बाद आपकी शादी हो जाएगी। तो एक साहित्य की यदि मैं बात करूं, तो साहित्य और कविता में प्रेम या सहमति, क्योंकि आप कवि हैं तो मैं थोड़ा सा अलग लेवल पे आपको लेकर जाऊंगी। सहमति का क्या स्थान है कविता में या साहित्य में, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। आप सभी को प्रणाम। पटल पर सभी अग्रजनों को मेरा नमन, और जो दर्शक दीर्घा में है उन्हें भी मेरा प्रणाम। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि साहित्य में इस चीज़ का क्या औचित्य है या सहमति कहाँ एक महत्व रखती है, तो साहित्य में भी महत्व का उतना ही आदर किया गया है। कई जो महान कवि हुए हैं, उन्होंने एक तरीके से कंसेंट का जो होता है, आपसी सहमति का जो कॉन्सेप्ट होता है, उस पर अपनी राय जाहिर करी है। और कई शायर हैं, उन्होंने लिखने से पहले एक इजाज़त मांगी है अपनी प्रेयसी पे या जिस पे भी अपनी प्रेमिका पे लिखी है, तो उन्होंने अपने प्रेम का जो आवाज नहीं व्यक्तित्व आ रही किया है। है। आवाज आ रही है मैम? आ रही है सर, ऑडियो आ रही आ रही आ रही, आप बोलिए। तो कई शायर भी हैं, उन्होंने भी अपनी प्रेमिका से या प्रेयसी से अपने प्रेम का इजहार करने से पहले आज्ञा ली है। तुम कहो तो तुम्हारी जुल्फों में मैं फूल सजा दूं, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आओ। तो वो जो आज्ञा का जो कॉन्सेप्ट है, एक जो इजाजत ली गई है, वो इजाजत जो सहमति है, वो बहुत महत्व रखती है साहित्य में भी और प्रेम में भी। और एक कवि होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि जो कविताएं अगर मैं किसी के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं उनसे पहले पूछ लेता हूँ कि मैं इस विषय पे आप पर या इस विषय पे कविता लिखना चाहता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, आपकी सहमति हो तो मैं आगे बढ़ूँ।
वरना मैं अपनी कल्पना के घोड़ों को वहीं रोक लूं। चलिए दक्षेश, थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया अभी, और बहुत ज़रूरी भी था कि हम इस बारे में कवि क्या कहता है, शायर क्या कहता है, वो भी जाने। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ इस विषय के बारे में, तो इस विषय के बारे में आपकी अगर छोटी सी कोई राय हो तो क्या हो सकती है? जो हमने क्या हाँ बोलने से पहले ना बोलना ज़रूरी है? क्योंकि रिश्ता एक दिन का नहीं होता, रिश्ता और आजकल जन्मों जन्मों का भी नहीं होता, वो भी हम नहीं कह सकते, कोई गारंटी नहीं है रिश्ते की। लेकिन फिर भी कोशिश हम कर सकते हैं कि हम उसे अंत समय तक निभाएं, और बहुत रिश्ते निभते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या आपकी क्या राय है इसके बारे में? और हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। दक्षेश, संक्षेप में बताइए। मैम, निजी तौर पे अगर मैं मानूं तो ना का सम्मान होना चाहिए। कई लोग ना को पॉजिटिव वे में नहीं ले पाते हैं, प्रेम का इजहार करते हैं, बदले में वो अपेक्षा करते हैं कि मैंने इसे प्रपोज किया है, ये मुझे हाँ कहेगी या कहेगा। तो वो चीज़ कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। और इस पर मेरी एक छोटी सी रचना है, मैं पेश करने की आज्ञा चाहूँगा। स्वागत है। एक छोटी सी रचना है जिसका शीर्षक है ना का सम्मान। हर रिश्ते की पहली शर्त सुनना भी है, कहना भी है। हाँ अगर विश्वास बने तो ना भी हो उतना ही सही। हर रिश्ते की पहली शर्त सुनना भी है। दक्षेश के यहाँ शायद लाइट चली गई है। रश्मि जी, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? आवाज आ रही है? दक्षेश की अब आई है कविता आपकी हम सुन आवाज। लेंगे। आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, जी, हाँ ठीक जी। है। बीच तो में बिल्कुल नहीं आ रही। मेरा प्रश्न वही हाँ है। जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, होता है। तो वही प्रश्न है मेरा कि एक गृहिणी और समाज की एक महत्वपूर्ण सदस्य महिला, नारी, तो आप इस विषय को किस रूप में देखती हैं? जो विषय आज हमने चुना है, तब तक दक्षेश आ जाएंगे। जी। गृहिणी एक है तो एक महत्वपूर्ण फैमिली के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नारी समझ लो है जो भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका इतना जितनी उसको मिलनी चाहिए जगह, वो यहाँ पे एक घर में फैमिली में वो जगह नहीं मिलती है एक गृहिणी के लिए। और इसीलिए शायद ये जो हम लोग गृहिणी जो हैं, घर के जो काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसका वो हमें जो रिजल्ट है या जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और इसीलिए हम शायद अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को यही चाहते हैं कि वो ये काम ना करें, घर का काम ना करके बाहर निकलें और कुछ बन बन के दिखाएं। शायद इसीलिए अपने जो अब जो 20 आज से 30 साल पहले और अब में इसीलिए बहुत फ़र्क आ गया है। और हर लड़की अब निकल के कुछ ना कुछ करना चाहती है। और माँ माँ भी, स्पेशली माँ जो है वो चाहती है कि उसकी बेटी कुछ ना कुछ बन के दिखाए। और और ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है मोस्टली मदर्स ने, जो मतलब हमारी एज। रश्मि जी, रश्मि जी, जी, हाँ जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारी बेटियां करें। जी जी, बिल्कुल हम बिल्कुल। अगर जो घर के अंदर रह गए, बिल्कुल, मतलब हम अगर जी कुछ नहीं कर पाए, हम हमारे लिए बंदिशें थी, हमारे लिए बहुत सारी चुनौतियां थी। हम नहीं चाहते कि हाँ जी, हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो बेटियां हैं, वो इन सब चीजों को झेलें। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, जो ठीक हमने है। ये जो ये विषय है, ये जो विषय, जी, जी, रश्मि जी, इस विषय के बारे में भी आप हमें बताएं कि ना से जो हाँ हम बोलते हैं कि हाँ चलो रिश्ता पसंद है या जो भी है, हाँ जी, इस रिश्ते की बात अगर हम करें, शादी विवाह की बात करें, तो जो हाँ जी, ना का जो रोल है एज अ मदर, हाँ एक बात है, जो अगर आपके बच्चे ने ना कहा पहले, हाँ कहने से पहले, तो हाँ जी। उसको आप किस नजर से देखेंगे, किस नजरिए से देखेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने इतनी उनको स्वतंत्रता दे दी, उन्हें आज़ादी दे दी कि तुम अपना करियर का देखो, आगे बाहर भी जाओ, सब कुछ करो, तो उनको ये भी आज़ादी होनी चाहिए कि उन्हें
आगे कहाँ किस घर में जाना है, कैसा देखना है, वो सब उनकी उनकी ये भी ना करने की भी उनको आज़ादी होनी चाहिए। हाँ से पहले ना की आज़ादी भी ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि हमने पसंद किया है तो तुम्हें वहीं पे ज़रूरी करना है, और उनको उस दायरे में नहीं बाँधना चाहिए। अगर वो ना कहते हैं तो हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। उनको ये स्वतंत्रता ज़रूर मिलनी चाहिए। और बेटियों को तो बेटे हों या बेटियां हों, दोनों के लिए, और ताकि वो आराम से सबको जिसके आगे जिस फैमिली में जाना है या जिसने आना है, वो एक दूसरे को जान सके और अपनी पसंद से करें तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर वो हमारे उससे चुनना चाहते हैं तो वो भी उन्हीं की मर्जी है, वो हाँ करें या ना करें। तो उनके ये नहीं चलिए है कि रश्मि लोगों जी, के प्रेशर में आके या समाज के उसमें आके वो मना करने से प्रेशर डर में रहे आके हैं। कुछ नहीं। बिल्कुल हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल और बिल्कुल बाद बिल्कुल में रश्मि कुछ जी, और बहुत बहुत धन्यवाद पछतावे आपका। से थोड़े अच्छा। हाँ जी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पछतावे से अच्छा है कि एक बार ना या हाँ के बीच का जो संतुलन है उसे बनाए रखें, और जो भी डिसीजन ले, जो भी फैसला ले, वो बहुत जरूरी है और बहुत सोच समझ कर ले। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनके कुछ प्रश्न भी हैं और जिनके बहुत सुंदर सुंदर संदेश भी हैं, वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसके बाद मैं डॉक्टर हिमश्वेता के पास चलूंगी। कुसुम लता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत ज्वलंत मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस ज्वलंत मुद्दे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पुष्पलता तनेजा जी लिखती हैं कि माता पिता का शिक्षित होना भी जरूरी है ताकि समय के साथ चल सके। मेरा विवाह 1972 में हुआ था। मेरी ना और हाँ का ध्यान मेरे मम्मी पापा ने रखा, तो ये शिक्षित होना और ये भी जरूरी है। अच्छी बात आपने कही। शोभा रानी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उन्होंने भी कहा है कि ज्वलंत मुद्दा है। और कुसुम लता जी लिखती हैं, ना सर्वोपरि है बट उनको फ्रीडम है हाँ कहने के लिए, और बेझिझक अपनी बात रख सके निर्भर होकर। निशा भार्गव जी जुड़ गई हैं। निशा जी बहुत बहुत अभिनंदन। ये हास्य की एक शानदार कवित्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी प्रकार बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और एक और प्रश्न था, देखिए सुदर्शन जी ने लिखा है कि करियर ओरिएंटेड होना बुरा नहीं है, लेकिन संस्कारों की कमी अचानक क्यों आई। तो चलिए हम हिमश्वेता जी के पास चलते हैं। इन सारे सवालों के जवाब अब उन्हीं के पास हैं, क्योंकि वो खुद थेरेपिस्ट हैं, दिमाग पढ़ना जानती हैं, दिल पढ़ना जानती हैं, बहुत कुछ जानती हैं हिमश्वेता जी। उससे पहले दक्षेश, आप अपनी कविता हमें जरूर सुनाएं, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। दक्षेश, और आपकी एक इनका कविता अधूरी पॉइंट ऑफ रह व्यू गई भी थी लेना जी। चाहेंगे कि इनका क्या कहना है कुल जी मिलाकर इस हमारे जो मुख्य विषय है उसके बारे में इनके व्यूज क्या हैं दक्षेश जी के। जी 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 दक्षेश, पहले कविता, उसके बाद जो टॉपिक है आज, इस टॉपिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो मैं क्षमा चाहूंगा, यहाँ बारिश की वजह से लाइटें चली गई। कोई जरूरत नहीं है, उस वो आपके हाथ में नहीं है। जो जो हमारे वश में है उसकी बात हम करेंगे जी। कविता मेरी थी ना का सम्मान। हर रिश्ते की पहली शर्त सुनना भी है, कहना भी। हाँ अगर विश्वास बने तो ना भी हो उतना ही सही। ना कोई दीवार नहीं, बस मन की सच्ची आवाज है। ना कोई दीवार नहीं, बस मन की सच्ची आवाज है। जो इसका सम्मान करे वही रिश्तों का हमराज है। बातों में हो या प्यार में, ना का अर्थ बस ना ही रहे। बातों में हो या प्यार में, ना का अर्थ बस ना ही रहे। सम्मान जहां सांसें भरता है, ये संबंध जीवित सदा ही रहे। तो जहां तक कहा जाता है कि ना की बहुत आवश्यकता होती है, हाँ के साथ साथ कि जो आपसी सहमति होती है, ना कहना अच्छी बात होती है। जैसे अगर मैं आपको, संजीव जी भी हमारे साथ में है, संजय कुमार जी भी, तो अगर हम हमारी संस्कृति का एक उदाहरण दूं मैं, तो द्रौपदी स्वयंवर के समय कर्ण और अर्जुन दोनों उस सभा में योग्य थे जो द्रौपदी का वर्ण कर सकते थे। कर्ण ने भी प्रत्यंचा चढ़ा दी थी, धनुष उठा लिया था, और बाद में अर्जुन ने भी उठाया था। लेकिन जैसे ही कर्ण लक्ष्य भेद करने गया, द्रौपदी ने उसे ना कर दिया। तो हमारी संस्कृति में जो स्त्री है उसकी सहमति,
उसकी आज्ञा, उसकी जो परमिशन है उस पर बहुत ध्यान दिया गया है, उसको सर्वोपरि रखा गया है। तो मैं एक कवि, एक पुरुष होने के नाते ये मानता हूँ कि ना का भी सम्मान करना आना चाहिए। कई पुरुष नहीं करते हैं, जो कि गलत है। कई स्त्रियां भी नहीं करती हैं, जो कि गलत है। हमारी जो साथी पटल पे हैं अनुष्का जी, उन्होंने भी कहा था कि जो हुआ अभी पुणे में वो बहुत गलत हुआ। वो पहले ही ना बता देती तो एक जीवन बच जाता, एक परिवार इस तरीके से खत्म नहीं होता। लेकिन ना को भी एक सम्मानजनक तरीके से कहा जाए और सम्मानजनक तरीके से लिया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत बहुत बड़ी बात आपने दक्षेश कह दी है, क्योंकि सम्मान के साथ ना बोलना और उस सम्मान का मान रखना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी भी है। देखिए, हल्के फुल्के संदेश आए हैं और हमारे जो भाई साहब हैं वो तो कमाल के संदेश लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि माता पिता का धन्यवाद, उन्होंने एक लड़की ढूंढ के दे दी, वरना हम तो वो भी नहीं ढूंढ पाते। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के एक ये लग रहा है कि हंसी की बात है, लेकिन बात वही है कि परिवार ने एक लड़की ढूंढी और उस लड़की के साथ हम इतने 42 साल से ज्यादा शादी के हो गए हैं, तो एक लंबा समय आपने व्यतीत किया। वो जिस पीढ़ी की हम बात कर रहे थे संजय जी शुरू में, कि अब तो 7 जन्मों की बात नहीं रह गई है, अब हमारे भी बच्चे हैं और हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे। लेकिन हिमश्वेता जी अलग नजरिए से हर चीज को देख रही हैं, समझ रही हैं। तो मैं आपसे एक सवाल सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि क्या विवाह से पहले दोनों पक्षों की स्पष्ट और स्वतंत्र सहमति मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है? सबसे पहला रामनंद प्रश्न। जी, विभा जी, सबसे पहले धन्यवाद। इतनी आपने समकालीन परिचर्चा रखी और उसमें आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। और अभी यहाँ पर जो भी वक्तागण ने अपनी बात रखी, जैसे संजय जी ने रखा, मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया कि हाँ, एक जो माँ बाप हैं उनका कभी भी अपने बच्चे को लेकर कोई गलत पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो, वो बच्चे का बेस्ट सोचते हैं। ये बात दूसरी है कि जनरेशन गैप के कारण बच्चों में और माता पिता की जो सोच है उसमें काफी जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। उससे पहले बच्ची अनुष्का ने बहुत बोल्डली अपनी बात को रखा। उसने बताया कि हाँ, जो कुछ हमारे यहाँ जो ये केस चल रहा है सिया वाला, इस केस में बहुत गलत हुआ और लड़की को क्या स्टेप लेने चाहिए थे उसने बताया। दक्षेश जी ने भी बहुत अच्छा बताया कि ना का सम्मान करना और उसे पेशेंस के साथ झेलना, ये एक वक्त की जरूरत है। और जैसे ये रंजना जी ने भी कहा कि जब हम लड़की को पढ़ने की स्वतंत्रता दे रहे हैं, उसको ग्रो करने की स्वतंत्रता दे रहे हैं, तो आगे चल के अपने जीवन साथी को चुनने की स्वतंत्रता भी उसके पास होनी चाहिए। अब प्रश्न ये है कि गलती कहाँ हो रही है? जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि गलती हो रही है हमारा ये जो परिवार रूपी पाठशाला में, जो कि हर बच्चे के और सीखने की प्रथम पाठशाला है और समाज की पहली एक इकाई है। वहां एक जिसे कहना चाहिए पावर इम्बैलेंस है कहीं ना कहीं। चाहे हम कितना भी ये कह लें कि आज स्त्रियों को बहुत स्वतंत्रता है या लड़कियों को पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी हर घर में एक पावर फिगर होता है, चाहे तो वो बाबा के रूप में हो या दादी के रूप में हो या घर का जो कमाने वाला मुख्य पुरुष है उसके रूप में हो। तो अल्टीमेटली उसकी यस या नो ही मायने रखती है और बाकी लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो इतना मायने नहीं रखते। अब इसके पीछे अगर हम इस चीज को देखें तो सबसे पहले जरूरत ये है कि वहीं हमें एक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है कि एक रिश्ता आता है, लड़की के लिए रिश्ता आया, जैसे हम अगर अभी इसी केस को लेते हैं अगर केतन और सिया के, कि एक रिश्ता आया सिया के लिए कि हाँ भाई लड़की अच्छी है, इससे हमें शादी कर देनी चाहिए। या दूसरी तरफ जो पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है कि लड़की के घर वालों को पता चला कि उसका चेतन चौधरी से, जो कि दूसरी कास्ट को बिलोंग करता था, उससे अफेयर चल रहा है, तो उन्हें लगा कि इसको तुरंत खत्म करना होगा और सेम जाति में शादी करनी है। इन बिटवीन एक शादी में उन लोगों ने, केतन के परिवार ने सिया को देखा, उन्हें सिया पसंद आई, तो उन्होंने उस जगह रिश्ते की बात भेजी और माँ बाप ने उसको तुरंत ओके कर दिया। सिया इस रिश्ते को नहीं चाहती थी। चाहे अब इस बात को भी मान लें कि अब ये कहा जा रहा है कि केतन के विग लगाता था केतन,
या केतन हकलाता था, लेकिन यहाँ मुद्दा ये आता है कि सिया ने एक्सेप्ट ही क्यों किया? जब वो मॉडर्न जनरेशन की लड़की थी, अपनी बेकरी की शॉप चलाती थी, तो उसमें कहा जा रहा है कि उसके पापा उसे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देते। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी इन सारी जो स्वतंत्रता हमें दिखाई दे रही है, उसके पीछे पावर बैलेंस कौन बना रहा था? उसके फादर, कि अगर वो पापा का कहना नहीं मानेगी, तो वो जो भी उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, वो बंद कर देंगे, उनके कहे हुए लड़के से शादी नहीं करेगी, तो आगे उसके करियर में क्या होगा, इसके लिए उसे परेशानी महसूस होती। तो उसने इसके लिए क्या निर्णय लिया? इससे हमें पता चलता है हमारी वास्तविक जनरेशन जो आज की जनरेशन ज़ेड है, वो किस दिशा में जा रही है। वो लोग एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे एवरीथिंग इज़ इंस्टेंट। इंस्टेंट मैगी है, इंस्टेंट फूड है, इंस्टेंट फेम है, इंस्टेंट वैलिडेशन है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, इंस्टेंट सेक्स है, इंस्टेंट रिलेशनशिप है, इंस्टेंट रिजेक्शन है, इंस्टेंट किलिंग है, इंस्टेंट सब चीजें खत्म कर दो एकदम। यानी कि इम्पेशंस है, किसी भी चीज को वो समय देने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें चाहिए कि जो कुछ भी हो इंस्टेंट एस्केप है। वो लड़की मना कर सकती थी, अपने पेरेंट्स से कह सकती थी कि आप लोग बैठो, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो, मैं उस लड़के से शादी इसलिए नहीं करना चाहती, वो विग लगाता है, मुझे फिजिकली पसंद नहीं है, या आप लोग मुझे टाइम दीजिए। लेकिन उसने इससे ज्यादा इजी क्या लगा कि मैं एक मर्डर प्लान करूं और मैं लड़के का मर्डर कर देती हूँ, और अपनी ड्रामा कैपेसिटीज पे उसे इतना भरोसा था कि एक कत्ल करने के बाद, एक मर्डर करने के बाद भी मैं बच जाऊंगी और अपने लवर के साथ आगे अच्छी लाइफ जी पाऊंगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आज की जो जनरेशन है श्वेता जी, उसकी नोइंग तो अच्छी श्वेता है, जी, लेकिन इट श्वेता नोज वेरी यस। श्वेता जी, आपको इन सब बातों का जो अभी आपने जिक्र किया, इनमें आपको ये नहीं लगता कि लोग अपनी रियल लाइफ को फिल्म की तरह देख रहे हैं कि 3 घंटे की यस पिक्चर हुई, उसमें सारा ड्रामा हुआ, उसके बाद एंड में सब यस ठीक हो गया। यस, कहीं ना कहीं जो हमें सोशल मीडिया ने आदत डाल दी है 30 सेकंड्स की रील देखने की, तो कहीं ना कहीं उसने हमारे अंदर एक इम्पेशंस इतना क्रिएट कर दिया है कि हमें कहीं भी पेशेंस नहीं रखना है। हम ड्रामा करेंगे या कुछ भी करेंगे, बस सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे। जैसे हमें रील पसंद नहीं आती, हम उसे स्क्रॉल कर देते हैं, तो वैसे ही अगर सिचुएशन समझ में नहीं आएगी तो हम उसे बच के भागेंगे। उसे हम सामने बैठ के फेस नहीं करेंगे कि हम बैठें, उसका एक सॉल्यूशन निकालें और उसको डिस्कस करें। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ज़रूरत ये है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बनाएँ। ये कोई नई बात नहीं है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहता है। हमारे ज़माने में भी था, ऐसा नहीं है कि हमारे माँ-बाप हमें समझते थे। आज के पेरेंट्स पे ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि कम्युनिकेशन कम हो गया है, पेरेंट्स अपने बच्चों को समझते ही नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हर जनरेशन में यही रहा है। हम, मेरी जनरेशन हो, आपकी जनरेशन हो, आज की जनरेशन हो, पेरेंट्स कभी भी बहुत ज़्यादा अपने बच्चे के बारे में नहीं जानते हुए हैं। उन्हें बस इतना पता होता है कि हाँ, मेरा बच्चा है, उसके लिए मुझे बेस्ट एजुकेशन देनी है, बेस्ट फूडिंग देनी है, बेस्ट परवरिश देनी है, लेकिन उसकी क्या इच्छाएँ हैं, उसको समझने की कोशिश करने वाले पेरेंट्स अभी भी या कभी भी बहुत कम संख्या में रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को हमेशा से ये लगता है कि जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ, खास तौर से पिता को, कि मैं जो डिसाइड कर रहा हूँ अपनी बच्ची या अपने बच्चे के लिए, जो पढ़ाई, जो कॉलेज, जो स्कूल, जो लाइफ, जो घर या जो चीजें, वो बेस्ट हैं और मेरे बच्चे की भलाई उसी में है। वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि बच्चे के अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकते हैं। बच्चे को दबाव में लेकर, इमोशनल ब्लैकमेल कर कर अपनी बात मनवाने से बेहतर होता है कि हम उसके साथ, पूरी फैमिली के साथ बैठें, थोड़ा-सा डिस्कशन करें कि भई डिस्कशन का पॉइंट ये है, सपोज़ कीजिए कि शादी का ही रिश्ता आता है, तो लड़की की माँ भी बैठे, पिताजी भी बैठे, दादी-पापा हैं, भाई-बहन हैं, सब बैठे हैं और पिता बताए कि भई ये रिश्ता आया है, इसमें मुझे ये अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ ये रिश्ता हो, आप लोगों का क्या कहना है? अब इसमें माँ के पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, भाई-बहन के पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, फिर लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि उसे ये रिश्ता करना है या नहीं। वो, उसे मौका मिले वो अपनी बात को समझाए।
उसके बाद हो सकता है कि भाई या बहन उसके सपोर्ट में बोले या अपोजिशन में बोले, तब जाके एक जो डिसीजन निकल के आता है, तो लड़की को भी समझने के में आसानी होगी कि उसके अलावा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू भी हैं और ये ठीक हो सकते हैं। और जो घर का सबसे बड़ा है पिता या माता, उसे भी समझने में आसानी होगी कि ये जनरेशन है, इसे ज़िंदगी जीनी है, तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी विचारणीय है। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरा चीज़ ये आती है कि ये सब करने से पहले विवाह तो बाद में आता है, उससे पहले परवरिश आती है। लेकिन अगर हमने परवरिश के समय ये पेशेंस नहीं रखी, तो हम विवाह जैसे एक मुद्दे में जिसमें कि पैरेंटल जो परमिशन है या सिलेक्शन है, उसी को सब कुछ माना जाता है, तो वहाँ पर हम इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जब हमने बच्चों को पालने में ही नहीं की। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि जब हम बच्चे को पाल रहे हैं, उसकी परवरिश कर रहे हैं, उसके लिए उसे क्या पढ़ाई करनी है ये सेलेक्ट कर रहे हैं, तब भी उससे डिस्कशन करना और उसकी राय लेना या उसकी राय पर अपनी राय देना जैसा एक फ्लेक्सिबल जो कम्युनिकेशन है, वो परिवार में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल अच्छे-अच्छे मॉडर्न फैमिलीज़ में नहीं हो रहा। देखने के लिए वो फैमिलीज़ बहुत मॉडर्न हैं और वहाँ पे बहुत सब लोग एन्जॉय कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अच्छे से वो लोग शॉर्ट कपड़े भी पहन रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। लेकिन अगर हम उनके घर के अंदर झाँकें, तो वहाँ पर पारिवारिक कलह है, क्योंकि वहाँ पर एक ही पावर पॉइंट है। अगर वो पावर पॉइंट फिगर मना करता है कि ये नहीं होगा, तो फिर परिवार में बाकी लोगों को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। अदरवाइज़ फिर घर में क्लेश होगा, जिसे कि आजकल के बच्चे झेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से तो ज़रूरत है वो ये है कि हम खुद पे रिफ्लेक्शन करें। पेरेंट्स का जो बिहेवियर है, वही बच्चों में समझदारी ला सकता है। हम सोचें बच्चे अपने आप समझदार हो जाएँगे, वो नहीं हो सकता। चलिए हिमश्वेता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर बात कही है और बहुत ज़रूरी चर्चा चल रही है हमारी। कुछ संदेश आए हैं, मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं संजय सर के पास जाना चाहती हूँ। अनुष्का, आपके लिए भी मेरे पास सवाल है। मैं सोच रही हूँ कि बच्ची को भी बहुत देर से बैठी है, Yes. तो इनके पास भी सवाल लेकर आए। संजय जी, पहले अनुष्का के पास आएँगे, फिर आपसे पूछेंगे। कुसुम लता जी लिखती हैं कि आज पेरेंट्स को केवल पैकेज की चिंता है, चाहे पेपर लीक करा के डॉक्टर का नाम दे देना है। जब हम बच्चों को झूठ की थाली परोस रहे हैं, तो भविष्य का सारा झूठ, उनका सारा जो भविष्य है वो झूठ पर टिका हुआ है। इस तरह के संदेश, ये एक तरह का समाज में आक्रोश है। जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं, जो अपने-अपने कमेंट्स हमें भेज रहे हैं, वो एक आक्रोश है और वो अपना आक्रोश अपने-अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। सुदर्शन जी लिखती हैं, हम कहते हैं समाज बदल रहा है, लेकिन अभी भी महिलाओं और बेटियों की बात नहीं सुनी जाती। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। देखिए, अगर लड़की ने मना कर दिया, उसे हर तरह से समझाया जाता है। आप थेरेपिस्ट हैं हिमश्वेता जी, माइंड वॉश किया जाता है। बहुत नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसका परिवार बहुत अच्छा है, तुम समझ नहीं पा रही हो। तो सीधे जब स्वयंवर की प्रथा हमारे समाज में रही है, हमारे देश में रही है, हमारे पुरातन संस्कृति में रही है, तो उसी स्वयंवर को हम दोबारा क्यों नहीं खुद को चुनने का मौका क्यों ना दें। तो चलिए, दक्षेश कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं दक्षेश? आप फिंगर अप कर सकते हैं अगर आपको कुछ कहना है तो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो चर्चा चल रही है ना। बोलिए। जैसा कि हिमश्वेता जी ने कहा कि एक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो रहा है, मैं आईटी सेक्टर में हूँ, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आजकल आईटी सेक्टर में एक ट्रेंड चलता है, बहुत अनुष्का जी भी हमारे पटल पे हैं, हमारी जनरेशन में एक ट्रेंड चल रहा है बेयर मिनिमम का, कि जो बेयर मिनिमम का कॉन्सेप्ट आ गया है आजकल कि भाई इतना तो होना ही चाहिए, इतने एफर्ट्स तो लगाना चाहिए पर्सन। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो माँ-बाप कह देते थे, बच्चे उसको स्वीकार कर लेते थे। वो अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, उसे निभाना है। एक मानसिक स्थिति ये बनी हुई थी, क्योंकि एक तरीके से मेरे निजी तौर पर गलत था। लेकिन अब जो एक बेयर मिनिमम हो गया है, हर इंसान का बेयर मिनिमम एक पर्सन से पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कि जैसे मैं आईटी फील्ड में हूँ, समय अभाव रहता है,
इतना अभय शायद समय ना दे पाऊँ। तो उस हिसाब से अगर कोई मुझसे ये एक्सपेक्टेशन करता है कि भाई मुझे तो हर वीकेंड बाहर ले जाओ या इतना टाइम मेरे साथ स्पेंड करो, रेगुलर बेसिस पे वो मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि प्रेम में कोई कमी होगी, लेकिन जो बेयर मिनिमम का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, मुझे तो मेरी फ्रेंड के साथ, मेरी फ्रेंड का जो हस्बैंड है या मेरी फ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड है वो ऐसा कर रहा है तो आप भी ऐसा करो। तो ये जो बेयर मिनिमम का एक सोशल मीडिया पे हवा बन गया है कि नहीं, वो ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना है, जो देखा देखी पे हम उतर आए हैं, वो कहीं ना कहीं इस कारण से एक बहुत बड़ा एक वजूद बन गया है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जी दक्षेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए सुदर्शन जी ने लिखा है स्वयंवर के समय धर्म का चुनाव नहीं होता था, राजा केवल चुनिंदा राजाओं को ही आमंत्रित करते थे। देखिए वहां भी एक पावर था, पावर, पैसा, लग्जरी, जिसके पास बड़ा राज्य, जिसके पास खूब सारा धन, तो उनको आमंत्रित करके बेटी सुखी रहे, संपन्न रहे। बात घूम फिर के वहीं पर आती है कि बेटी हमारी या बेटा जो भी है वो सुखी रहे, संपन्न रहे। अनुष्का, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भारतीय कानून में विवाह के लिए स्वतंत्र सहमति का क्या महत्व है, और यदि विवाह के शादी के दौरान, विवाह शायद बच्चे आजकल के विवाह समझते भी हैं कि नहीं, शादी के दौरान दबाव डाला जाता है अगर लड़के के ऊपर या लड़की के ऊपर हाँ कहने का, तो उसके लिए कानूनी अधिकार क्या क्या है वो हम चाहते हैं। चूंकि लॉ के स्टूडेंट हैं आप, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में भी हमें बताइए। उसके बाद हम संजय जी आपके पास आ रहे हैं। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय कानून में विवाह के लिए स्वतंत्र सहमति का बहुत महत्व है। इसका मतलब ये है कि इसमें लड़का और लड़की दोनों की इच्छा से ही विवाह की तैयारी होनी चाहिए। उन पर किसी प्रकार का दबाव या डर या धमकी या जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती विवाह करा जा रहा है तो ऐसा विवाह कानूनी विरोध का कारण बन सकता है। स्वतंत्र सहमति के से किया गया विवाह दोनों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करता है। इससे पति और पत्नी के बीच में विश्वास और समझ बढ़ती है। इसलिए भारतीय कानून हर व्यक्ति को अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार देता है और उसकी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता है। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि इसके जो दबाव डाला जाता है उसके पास कौन कौन से कानूनी अधिकार होते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति पर विवाह के लिए दबाव डाला जाता है तो उसके पास कई कानून अधिकार होते हैं। वह विवाह से वह विवाह के लिए मना कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार निर्णय ले सकता है। उसको अधिकार है अपने इच्छा अनुसार निर्णय लेने का, हाँ या ना। यदि उसे धमकी, डराया जा रहा है या जोर जबरदस्ती कराया जा रहा है तो वह पुलिस में शिकायत कर सकता है। वह अदालत की सहायता भी ले सकता है। यदि व्यक्ति बालिग है तो उसे अपनी पसंद से विवाह करने का पूरा अधिकार है। भारतीय कानून हर व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करता है तथा जबरदस्ती कराएगा विवाह का समर्थन नहीं करता। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और मैं थोड़ी देर के लिए सोच रही थी कि आजकल के बच्चे विवाह समझते हैं कि नहीं हिमश्वेता जी, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं, सब कुछ समझते हैं। संजय सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आपसे वही सवाल है कि क्या परंपरा और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच जो संतुलन है वो संभव है आज के समय में? संतुलन संभव है जी। आपने जो बातें कही, जैसे अभी बेटे ने बताया, लॉ के हिसाब से हमें पूरी स्वतंत्र है, हमें आज़ादी है अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेने का। परंतु कई बार, जैसे हमने अभी सबने चर्चा करी संस्कार की, परिवार की, लंबा चलने की, और क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये जीवन का संजोग बहुत लंबा चलने वाली बात है। परंतु क्या है, आज की जैसे बच्चे ने अभी बताया, लीगल हमें स्वतंत्र है, हम 18 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, हम कहीं पर भी कैसे भी विवाह कर सकते हैं कोर्ट में जाकर के। परंतु क्या है, वो लंबा नहीं चलता। परिवार में, जैसे भी बताया श्वेता जी ने भी, परिवार में बैठ करके हम आपस में सहमति करें और परिवार मिल करके उसको तय करें कि भाई ये विवाह ठीक हो रहा है। क्योंकि जब तक उसका परिवार का बैकग्राउंड
नहीं समझ में आएगा जब तक हम उसको शादी के लिए लंबा चलाना कैसे चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि समाज में हम देखते हैं आज की डेट में, मान लीजिए किसी ने भी रिश्ता तय करवा दिया और रिश्ता हो गया, जब तक हमें उस बेटे के संस्कार का या बिटिया का व्यवहार के संस्कार का नहीं पता हुआ, मैक्सिमम क्या होता है कि बिटिया को माँ बाप के संस्कार पूरे मिलते हैं और वह वहीं से सीखती है कि मुझे आगे घर परिवार चलाना कैसे है। आज के समय में बच्चों में होड़ हो गई है। होड़ क्या हो गई है कि मुझे उससे ऊपर चलना है। उस होड़ की वजह से बहुत सारे तालमेल आपस में बनते नहीं है। जैसे कहीं मान लीजिए लड़की बिटिया ने पढ़ाई अच्छी करी है और लड़का थोड़ा सा भी 19 है, तो वो तालमेल नहीं बनता है। मान लीजिए लड़के की कमाई है 50,000, लड़की की इनकम है 1 लाख रुपए, तो उसमें लड़की में भी आपस में बैलेंस बना करके चलना बहुत जरूरी है। परिवार में यदि आपने आपस में मिलकर के बैलेंस नहीं बनाया तो वो लंबा समय चलना बहुत मुश्किल है। यही दिक्कतें आज की डेट में समाज में आ रही है, जो हमने देखा भी है। और जो हमें स्वतंत्रता की बात कही जाती है ना, फ्रीडम होना कोई गलत या अच्छी बात या बुरा नहीं है। फ्रीडम का उसका सही उपयोग करना ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए मेरी उम्र हो गई, अब मैं सेल्फ डिसीजन ले सकता हूँ, जैसे बिटिया हो या बेटा हो, तो सेल्फ डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी से और अपनी इच्छा के अनुसार जो मुझे अभी प्रेजेंट पसंद आ रहा है मैंने उससे विवाह किया, तो वो जब तक उस परिवार के आप समझोगे नहीं तो उसको लंबा नहीं चला पाओगे। ये माँ बाप की सहमति, माँ बाप के साथ मिल करके बात करना, बच्चों को थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए। जैसे हमने पढ़ाई में फ्रीडम दिया, बाहर जाने में फ्रीडम दिया, खाने पीने में फ्रीडम दिया, तो बच्चों को अपनी इच्छा की बात पूरी स्वतंत्र रूप से बतानी चाहिए और माँ बाप को सुननी भी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपने जब आज का जो युग है, आज का जो समय परिवर्तन आ गया है ना, पहले वाली और आज की परिस्थिति बहुत बदल गई है। तो थोड़ा सा बच्चों की पूरी बात सुन करके उनको, या तो कोई गलत है, क्योंकि आज समाज में एक लव जिहाद जैसा सिस्टम है, वो पता नहीं किस परिवार को अच्छा मान रही है। उसको उस कॉन्सेप्ट का पता है क्या कि लड़के के अंदर क्या गुण देखना है या परिवार के गुण क्या देखने हैं। उसने तो उस समय की चकाचौंध को देखा और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चाहे वो केतन हो, चाहे रजत हो, चाहे मोहनलाल हो, चाहे रमेश हो, एक्सेप्ट। बट उसका फ्यूचर, उसका बैकग्राउंड 100% कैसा है, जब तक हम उसको तालमेल से समझेंगे नहीं तब तक हम उसको लंबा नहीं चल पाएंगे। तो परिवार के साथ सहमति करके विवाह करना ये बहुत लाभदायक है, अच्छा भी है और लंबा चलने के लिए ठीक रहता है। आप अपनी सहमति, अपनी इच्छा पूरी बताओ माँ बाप को, माँ को बतानी चाहिए, बिटिया को या परिवार में सलाह करनी चाहिए, जिससे आपकी अच्छी बात होती है। ये करना बहुत जरूरी है। सर, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि परिवार और समाज इस विषय पर, जो विषय हमने चुना है, उस पर सकारात्मक भूमिका किस रूप में निभा सकता है? देखिए, परिवार हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बट क्या है कि माँ बाप को लगता है कि समाज के साथ भी थोड़ा सा मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि उसको समाज में जीना भी है। पर समाज के अनुसार मुझे किसी का गला घोटना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जीना आपको है समाज के साथ मिल करके। और वहाँ पे आपको लगता है कि बिटिया बेटे की आपस की तालमेल, आपका आपस का लॉन्ग टर्म्स, मैंने पहले कहा ना 7 जन्मों का संबंध, आपका लॉन्ग टर्म किसमें चल सकता है। यदि मान लीजिए बेटा बेटी किसी अच्छे जॉब पे काम करते हैं और उनके तालमेल अच्छे हैं, तो उसको समझो एक बार कि भाई आपने यदि समझ करके उसका फ्यूचर ठीक समझ में आ गया, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बोला कि भाई एक दिन में लड़के को समझना या लड़की को समझना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। इसलिए हम पहले रिश्तेदारी में रिश्ता करते थे कि अपने किसी परिवार में लड़का मिल जाए, लड़की मिल जाए, ताकि हमें वो जांचा परखा मिल जाए। परंतु यदि मैंने सेल्फ डिसीजन ले लिया कि भाई मैंने को लड़का पसंद आ गया या मुझे वो लड़की पसंद आ गई, मैंने शादी कर ली, उस स्थिति में क्या होता है, वो तालमेल लंबा चलने में दिक्कत आती है। ऐसा समाज में 100% देखा है। और यदि वो आपस में एक दूसरे को समझ लें और माँ बाप को बताएं कि देखो मैंने रमेश के साथ इतने साल रहा हूँ, मैंने इसका व्यवहार, इसका काम, इसके रहन सहन से मैं सहमत हूँ, या ये सब चीजें की कंडीशन ये है, तो हमें उस दिशा में बढ़ना चाहिए, उसके लिए ना नहीं करना चाहिए। जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रश्मि जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आपसे ये जानना चाहती हूँ, इससे पहले हमारे साथ शिवराज खटीक जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ।
और कांता कुकरेजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। कुसुम लता जी लगातार बनी हुई हैं, सुदर्शन शर्मा सुधी जी लगातार बनी हुई हैं, सुरेंद्र शर्मा सागर जी लगातार बने हुए हैं, निशा भार्गव जी लगातार बनी हुई हैं। बहुत सुंदर सुंदर उनके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। उन्होंने लिखा भी है कि नो कहना आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है, तो नो कहना भी बहुत जरूरी है। और बच्चे को हम ना कहना सिखाते हैं ना नीमश्वेता जी, ना कहना सिखाते हैं, लेकिन जिस समय ना बोलना चाहिए उस समय उनके मुंह को बंद कर देते है ना। तो मेरा ये यस या मानना नो है कि आपकी निर्णय। पेरेंट्स में ना तो ऐसा है कि पेरेंट्स बच्चों को प्यार नहीं करते, ना ये है कि बच्चे पेरेंट्स को प्यार नहीं करते, लेकिन मुद्दा ये है कि दोनों ही अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। बच्चे पेरेंट्स की दुनिया को समझने को तैयार नहीं है, जो एक्सपीरियंस से भरी हुई दुनिया है, और पेरेंट्स जो बच्चों की एक एल्गोरिथम की दुनिया है, इंस्टेंट लाइफ है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत है, और सबसे पहले इनसिक्योरिटी खत्म करने की जरूरत है। आज जो अचानक से हम हिंसक घटनाएं स्त्रियों की तरफ से पुरुषों की ओर देख रहे हैं, मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारी हाँ या ना से जुड़ा हुआ है। अगर आज लड़कियां एकदम से हाँ नहीं कहना चाहती या माँ बाप की इच्छा को स्वीकार नहीं करना चाहती, तो उसके पीछे उनके अंदर एक फियर फैक्टर भर चुका है, एक इनसिक्योरिटी भर चुकी है। जब वो देख चुकी हैं कि पहले जो इस तरह की मैरिजेस हैं जिनको पेरेंट्स ने कराया हुआ है, पहले से सेटल्ड मैरिजेस हैं, उनमें उनकी मम्मी या उनकी बहन या उनके और रिलेटिव्स जब खुश नहीं देखते हैं, तो वो ये सोचती हैं मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जी सकती, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिससे कि मुझे खुशी मिलेगी, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती। तो इन दैट केस हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई है, उसको ट्रिगर कर दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा जब वो अपनी इच्छाएं बच्चों पर लादते हैं, और उसका ये ट्रिगरिंग इफेक्ट होता है कि जैसे अगर बंदर है, क्या कहते हैं कि बंदर अगर खड़ा है, उसके सामने सीधे सीधे निकल जाओ। अगर तुम बंदर को देख के डरोगे तो बंदर तुम पे पलट के वार करेगा। क्यों? क्योंकि बंदर अपनी इनसिक्योरिटी से वार करता है जब उसे लगता है कि ये मुझ पर हमला करने वाला है। तो आजकल जो लेडीज इतनी ज्यादा वायलेंट हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बात क्या है, उनकी इनसिक्योरिटी फैक्टर उनको ये ट्रिगर करता है कि ये आगे चल के मेरे संग कुछ करे, इससे पहले मैं इसको खत्म कर देती हूँ। तो इससे पता चलता है कि वो अपनी मेटिकुलस कैलकुलेशंस को कर रही हैं, वो अपने आप को सेफ देखना चाहती हैं। उनके अंदर ये ह्यूमन कैलकुलेशन खत्म हो चुका है कि अगर मेरे माँ बाप मेरे ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अनजान लड़के की जान मैं क्यों ले रही हूँ? वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है। तो मुझे हिम्मत ये होनी चाहिए कि अपने लिए मैं पहले अपने पेरेंट्स के सामने अपनी बात रखूं और उनको अपनी बात समझाऊं। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाऊंगी, बजाय इसके कि मैं एक मेटिकुलस कैलकुलेटेड मर्डर करूंगी और उसके बाद ड्रामा करूंगी कि मैं उससे बच जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल हिमश्वेता जी, एक प्रश्न और आपके पास लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले सुदर्शन शर्मा सुधी जी ने लिखा है कि यदि बच्चों का चुनाव भी सही है, उसमें माता पिता को कुछ भी नहीं मतलब दिख रहा कोई तरह की दिक्कत, तो बच्चा उससे ऑपरेट करना चाहते हैं तो उतनी लिबर्टी मिलनी चाहिए। ये मैं कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्या लिखना चाह रही है। और मेरे बच्चे कहते हैं, मतलब सुदर्शन जी के बच्चे ये कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस से ही हम सीखेंगे, और उनका एक्सपीरियंस वो मानना नहीं चाहते। तो निशा भार्गव जी रोचक चर्चा लिख रही है। बिल्कुल सही बात है, आजकल के बच्चे सोचते हैं हम सब कुछ जानते हैं और हमें सब पता है। ये एक उनकी एक शब्दकोश है, हमें सब पता है। और रश्मि जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपकी बिटिया है शादी के लायक, और जब आपके पास उनका ना आए पहले, हाँ से पहले, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि ये जानना हमारे लिए, इस चर्चा का उद्देश्य ही यही है कि माता पिता क्या सोचते हैं, तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। बताइए। अगर हम उसके पास कोई रिश्ता लेके जाते हैं और वो ना करती है, तो एक बार तो हमारा भी मन खराब ही होगा, क्योंकि हमने ऐसे संस्कार दिए हैं बच्चों को कि, या शायद ये भी कह सकते हैं कि हमें आदत भी पड़ गई है कि बच्चों को अपने अकॉर्डिंग हम कई चीज़ों को बचपन से अपने हिसाब से चला रहे हैं। ठीक है, उन्हें करियर के लिए हमने बहुत मोटिवेट किया और आगे उन्हें बढ़ने के लिए वो दिया कि आगे करें,
और लेकिन एक बार तो हमारे मन में विचार आएगा कि बच्चे हमें मना क्यों कर रहे हैं, तो हम फिर शायद सोच के कुछ समझें उस बात को, उनसे बात करें या उनकी ना को समझें, तब तो हमें समझ आ जाएगा कि क्या रीज़न है। और लेकिन अभी एक बार तो ज़रूर हमारे को लगेगा कि हमें चाहे उनकी उम्र भी निकल रही है बच्चों के लिए। हमारा ये भी होता है कि हम एज अ पेरेंट हम ये भी सोचते हैं कि बच्चे अपना टाइम से अपने अपने शादी करें और अपने घरों में जाएं, ताकि हमारी जिम्मेवारी ख़त्म हो। जब वो ना करते हैं, चाहे वो उम्र, उनको लगता है कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो हमें तो अंदर से लगता है कि ऐसा ना करें। और उनके रीज़न सुनने के बाद शायद हम उस चीज़ को एग्री कर लें। तो इस चीज़ के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो मुझे तो लगता है उन्हें स्वतंत्रता ज़रूर होनी चाहिए, बट बीच में कम्युनिकेशन गैप जो हमारे हमारी एज में और उनकी एज में, वो उसको भरना इस टाइम पे भरना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से। चलिए, एक लाइव एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करती हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है अपनी बात रखना, और इसलिए भी क्योंकि जो सवाल है कि विवाह से पूर्व जो हम ना बोलते हैं, हाँ बोलने से पहले ना बोलना कितना ज़रूरी है, मैं आपको बताती हूँ। और चूंकि निशा भार्गव जी ने लिखा है, उसको पढ़ के मुझे लगा कि मुझे अपनी बात यहाँ पर रखना बहुत ज़रूरी है। निशा जी ने लिखा है कि कई बार नो का निर्णय भी गलत हो जाता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब मेरी 18 साल पहले शादी तय हुई थी, तो हमने एक दूसरे को ना बोला था, ठीक है। अरेंज मैरिज थी, घर वालों ने पसंद किया, सब कुछ सही था। फिर हम जब मिले तो एक पारिवारिक मिलन था, वो सब थे घर में, और उस समय एक दूसरे को देखने के बाद हमने एक दूसरे को ना कह दिया। कारण आज हम हंसते हैं उस बात पर, ऐसा कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, बस वो था कुछ। निशा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि निर्णय गलत होता है, और उस समय अगर मेरे घर वाले मुझे नहीं समझाते, लड़के की खासियत नहीं बताते, मुझे लगता है कि आज जो मैं इस मंच से, इस लाइव प्रोग्राम से ये बात कह रही हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि आज जो मुझे मेरा जीवन साथी मिला है, वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। तो गलत हो जाता है कई बार, निशा जी, मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि कई बार नो बोलना भी गलत हो जाता है, और मेरा ये लाइव एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और रश्मि जी, जो आपने कहा कि थोड़ा बुरा लगता है, माता पिता है, लड़का हमने लड़कियां ढूंढ के कहीं से, मतलब एक अच्छा रिश्ता हमने ढूंढा और बच्चे एकदम से मना करते हैं, वो एक मनस्थिति है माँ बाप की। लेकिन मैं हिमचता जी आपके पास आना चाहती हूँ, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि पारिवारिक दबाव के बाद सम्मानजनक रूप से ना कैसे बोलें, वो भी तो सिखाना पड़ेगा ना इस कार्यक्रम के माध्यम से। यस, कैसे ना बोलें देखिए, कि लोग को बिल्कुल, बुरा भी ना। यस, इसमें मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है, यहाँ एक एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ इमिटेशन है जो हमने पढ़ा था कि मैन इज ए सोशल एनिमल। तो जब मैन इज ए सोशल एनिमल, तो जो बच्चे सीखते हैं वो अपने परिवार में जो बिहेवियर हो रहा है उससे सीखते हैं। तो आज अगर जनरेशन के अंदर ये फीलिंग आ गई है माई वे और नो वे, और अदरवाइज दैट इज हाईवे, तो वो जो आई है वो आई है अपने घर के पावर फिगर से कि जैसे पापा करते हैं या मम्मी करती है मैं भी वैसे ही करूंगी। तो सबसे पहले जरूरत ये है कि बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाया जाए, जैसे रश्मि जी कह रही थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आजकल के बच्चे नोज एवरीथिंग, एक्चुअली दे नो एवरीथिंग, बट दे अंडरस्टैंड्स वेरी लिटिल। दे डोंट हैव द रियल एक्सपीरियंस कि होता ये है, ये उन्हें पता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है और उसको समझना ये उन्हें नहीं आता। उसे समझा के और उनसे डिस्कस कब किया जा सकता है, जब दे नो कि हम उनके साथ अपनी बात को रखें कैसे। हम अरे उन्हें भवे का फोन बचपन आ रहा है, से उसे फोन टोकते कर। रहते मेरा हैं, दिमाग खराब हो गया। फोन 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 प्लीज म्यूट योरसेल्फ तो व्हेनेवर खत्म इट नहीं होने इज। वाली। यस, सो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि सब जब हम बचपन से बच्चों को चुप करते रहते हैं कि नहीं पापा ने ये बोला है ना चुप हो जाओ,
पापा के आगे नहीं बोलना है, अच्छा दादी ने कह दिया ना इसलिए चुप हो जाओ, उनके सामने नहीं कहना है। तो जब विवाह जैसे इतने संवेदनशील मुद्दे पर बात करने की बात आती है तो लड़की के दिमाग में पहले से भरा होता है, आज तक मेरी नहीं सुनी, अब क्या सुनेंगे, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं रही, जो मुझे करना है वो मैं करूंगी, इन लोगों से मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि हम बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेके ये बताएं कि ही विल बी लिसन्ड, शी विल बी लिसन्ड, हर वॉइस मैटर्स, और वो जो कुछ भी कहेगी उसकी बात को सुना जाएगा, उसकी बात का सम्मान किया जाएगा, उसको समझा जाएगा। when our children become so confident कि yes मेरी बात को सुन के समझा जाएगा, यानी there is hope कि मैं चीजें अपने लिए बेटर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, then they will be open to their parents and they will discuss and then we can have a certain decision that is better for everybody. So सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें कुछ एक ऐसा कोचिंग या कोई इस चीज की भी देनी चाहिए कि पेरेंट्स को पेरेंटिंग सिखाई जाए टू मीट द नीड्स ऑफ लेटेस्ट जनरेशन जेड, बिकॉज पेरेंट्स को लगता है उन्हें सब कुछ आता है, बच्चों को लगता है उन्हें सब कुछ आता है, और असलियत ये है कि दोनों के बीच में इतना गैप है कि कोई कुछ नहीं कह सकता। जी हिमश्वेता जी, आपके लिए प्रश्न आया है, उसका उत्तर आप दीजिए कि मुझे पूछना है कि माता पिता क्या कभी गलत नहीं हो सकते, प्रश्न है। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि माता पिता को हमारी संस्कृति में भगवान की तरह पूजा जाता है। अगर हम माता पिता को भगवान की तरह ना पूछ के एक आम इंसान माने और ये समझें कि वो भी गलतियां कर सकते हैं, तो एक बेहतर स्थिति होगी उनको समझने की और उन्हें अपनी बात समझाने की। तो पेरेंट्स से गलतियां होती हैं, और मेरा अपना जो एज ए एजुकेशनिस्ट अपना एक्सपीरियंस रहा है 23 साल का, मैंने प्री नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स तक को पढ़ाया है और उनके पेरेंट्स से मिली हूँ, उनकी काउंसलिंग की है। तो मैंने ये देखा है और महसूस किया है कि बच्चों की लाइफ में जो एक सबसे बड़ा एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसका बहुत बड़ा कारण उनके परिवार, उनके पेरेंट्स की ओर से आ रहा होता है, उनकी अपब्रिंगिंग की ओर से, उनकी एक्सपेक्टेशंस की ओर से, घर के माहौल की ओर से, और उसके बाद पेरेंट्स की स्टबर्ननेस की ओर से, और उनके खुद के बिहेवियर की ओर से। जो बच्चा जब इमिटेट करता है तो वो लोग शिकायत लेके आते हैं कि हमारा बच्चा जिद्दी हो रहा है, बिकॉज ही इज फॉलोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज ही इज सीइंग एट होम। सो पेरेंट्स गलत होते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी, और उन्हें भगवान के पद से हटाकर हम इंसान माने तो वो एक बेहतर तरीका होगा आपस में एक मानवीय व्यवहार क्रिएट करने का। देखिए हिमश्वेता जी, देखिए निशा जी ने बहुत जिम्मेदारी के साथ कुछ बातें कही हैं, और इससे पहले जियाउर रहमान जाफरी जी ने भी जुड़ गए हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उन्होंने भी एक बात लिखी है कि विवाह के फैसले जो युवतियों द्वारा स्वयं लिए जाते हैं वो ज्यादातर अलगाव पे खत्म होते हैं, उनका अपना एक विचार है, और यहाँ पर सभी के अपने अपने विचार हैं, सब अपने अपने विचारों के अनुसार बातचीत कर रहे हैं। तो एक और निशा जी ने लिखा है, निशा जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि 18 साल पूरे होते ही बच्चे भागकर शादी कर लेते, उन्हें न सही का पता न गलत का पता, है ना। तो उस परिस्थिति में हम परिवार को कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि परिवार समझता नहीं है या माँ बाप साथ नहीं देते। तो इस तरह की चीजें, और भाग्य लक्ष्मी जी जुड़ी है, उन्होंने लिखा है नाइस टॉपिक। तो मिला जुला कर जो हमारा विषय है वो विषय आज सार्थकता की ओर है, और जरूरी भी था कि हम इस विषय पर बात करें। ये तो बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है कि आप हमसे हर विषय पर बात कर सकते हैं, यह विश्वास बच्चों में बचपन से होना चाहिए। देखिए ये बात मैं मानती हूँ कि हम भी अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा बेझिझक कुछ भी बोलो, दुनिया कोई नहीं सुनेगी लेकिन मैं और आपके पापा ये बात जरूर सुनेंगे, ये हम बच्चों को सिखाते हैं। और पता नहीं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो सीख कहाँ चली जाती है, कहीं ना कहीं हम शायद उसे अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हम बच्चे से ये कहते हैं कि बेटा मुझे बताना, मुझसे शेयर करना, लेकिन जब बच्चा शेयरिंग शुरू करता है उससे पहले हम इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हम उसे राइट्स और रॉन्ग्स में ले जाते हैं, डूज एंड डोंट्स में ले जाते हैं, उसकी पूरी बात को
पेशेंस की से सुनने से पहले ही हम जजमेंटल होकर उस पे व्यूज देने लगते हैं। तो बच्चा शुरू होने से पहले ही चुप हो जाता है, ओके ये दीज पीपल आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड मी, इट इज बेटर टू कीप मम रादर देन टू शेयर। दिस इज द थिंग बिल्कुल विच आई बिल्कुल फील। बिल्कुल बिल्कुल एंड इसका एक सबसे बड़ा समाधान मुझे लगता है क्वालिटी टाइम। We should have quality time of at least half an hour to 1 hour for our family for every day. Because जब कभी कनेक्ट ही नहीं किया तो अचानक से हम सालों बाद संग बैठ के और एक डिस्कशन करने बैठ जाएं तो उसमें हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर बच्चे भाग रहे हैं माँ बाप से तो वो इसीलिए भाग रहे हैं कि उन्हें लगता है कि माँ बाप हमारे बस के नहीं है झेलना, और माँ बाप को अपनी जिम्मेदारियों से फुर्सत नहीं है, इसलिए वो बच्चों के संग टाइम स्पेंड करने का पेशेंस नहीं रखते कि बच्चे जो कहेंगे वो हम नहीं समझ सकते, इसलिए नहीं, हमें मेंटल पीस चाहिए। तो हम एस्केपिस्ट की जिंदगी जी रहे हैं। पेरेंट्स भी एस्केपिस्ट हो चुके हैं और बच्चे भी एस्केपिस्ट हो चुके हैं कि जो हमारा एक कंफर्ट जोन है, कोजी जोन, हमारा मोबाइल, उसके संग हम अलग अलग कोनों में बैठे हुए हैं, वही हमारा बेस्ट फ्रेंड है और उसी से हम सलाह लेंगे और उसी के अनुसार हम काम करेंगे। ये परिपाटी तोड़ने की आवश्यकता है। बहुत 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 जगह में, चूंकि दक्षेश आईटी प्रोफेशनल है और दक्षेश अभी बात हुई है जो इन्होंने कहा मोबाइल एक कंफर्ट जोन में सब चले जाते हैं, आप इस बात से जरूर सहमति देंगे कि हम एआई से बहुत कुछ पूछने लगे हैं, है ना। हम एआई से बहुत कुछ पूछते हैं कि कुछ अपनी बातें, कुछ परिवार की बातें। मैंने कई बच्चों को भी देखा है ज्यादातर एआई से पूछताछ करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो कहीं ना कहीं एक मशीन के इर्द गिर्द हमारा जीवन घूम रहा है और जो कम्युनिकेशन या जो पारस्परिक संवाद और जो सहयोग की बात हम यहाँ कर रहे हैं वो इन्हीं सब चीजों में उलझ के रह गया है। और हमारे साथ निर्जा जी जुड़ी हुई है, निर्जा खरे जी, और बहुत सुंदर उन्होंने बात कही है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लिखा है डॉक्टर निर्जा खरे, सार्थक परिचर्चा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। और आप सभी को चर्चा अच्छी लग रही है। कुछ प्रश्न मैं आप तक भी छोड़कर जाऊंगी और अंत में मैं आप सबसे एक छोटा छोटा संदेश चाहती हूँ इस विषय को लेकर। लगता है हिमश्वेता जी का संपर्क हमसे टूट गया है। संजय जी, एक छोटा सा संदेश दीजिए आज की परिचर्चा के बारे में, जिस विषय को हमने चुना है। हिमश्वेता जी आ गई हैं, तो क्या संदेश आपका होगा हमारे लिए? सबसे जो बातें अपनी जो करी है ना, सबसे बड़ी एक बात यही है, उसका निचोड़ ये है कि माँ बाप को बच्चों को माँ बाप को समय पूरा देना चाहिए, चाहे वो 2 घंटे कभी भी सुबह दें, शाम को दें, भोजन के समय दें। और यदि हम जब तक उनके साथ तालमेल नहीं बनाएंगे, जब तक आपको उनके विषय का पता नहीं लगेगा, तो उनको समय देना बहुत ही जरूरी है। जैसा एआई आ गया, बहुत सारे आज की डेट में डिजिटलाइज हो गए हैं, हम मशीनी हो गए हैं, तो मशीनी ना होकर के वापस जैसे हम पुनः पहले परिवार के साथ बैठ करके भोजन करते थे, परिवार के साथ बैठ के चर्चा करते थे, तो पता लगता था कि कौन कहाँ कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या आ रहा है। अभी पता ही नहीं, बेटा 2 बजे आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, बिटिया 1 बजे आ रही है, 5 बजे आ रही है, जा रही है, कब जा रही है, पिताजी सो गए, उनको पता ही नहीं। एक समय सीमा और एक ऐसा दिन तय करना चाहिए, आपस में जरूर बैठ के चर्चा करने का, नहीं तो क्या वो पता ही नहीं लगेगा। और भोजन का समय अपने को मंगली तय करना चाहिए कि हमें एक साथ बैठ के भोजन करना, उसमें पूरी चर्चा होती है। तो माँ बाप को बच्चों को माँ बाप को समय एक साथ देना बहुत ही जरूरी है। जी, बहुत सुंदर संदेश दिया आपने। अनुष्का, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आज के इस विषय पर आप हमारे दर्शकों को या आपके जैसी बहुत सारी जो लड़कियां हैं, युवा हैं, वो इस कार्यक्रम को देखेंगे, आप क्या छोटा सा मैसेज देना चाहती हैं? मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो हिमश्वेता जी ने और संजय जी ने बोला वो बिल्कुल सही बोला। और आजकल मैंने भी अपनी इस एज में बहुत लोगों को देखा है, बहुत अपनी सहेलियों को देखा है कि वो जब खाली होती हैं तो बोलती हैं कि क्या करूं, चलो चैट जीपीटी से पूछती हूँ क्या करूं। तो वो चैट जीपीटी से बोलती है, अरे चैट जीपीटी मैं खाली हूँ, मुझे बताओ। तो यही चीज उनमें गलत है। यही कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी, या तो उनको अपने माता पिता से इतना समय नहीं मिल पा रहा कि वो अपने माता पिता से नहीं पूछ पा रहे, और वो इस चीज में बढ़ रहे हैं कि वो एआई से पूछ रहे हैं, जबकि एआई
उनकी ये चीजें को फीड कर रहा है, और ये कहाँ से कहाँ किस गलत तक जा सकती है ये उनको नहीं पता। अगर वो अपने माता पिता के पास जाएंगे और अपने माता पिता से अपनी बातें शेयर करेंगे तो उनके बीच में जो उनका डिफरेंस है वो भी कम होगा, और उनके माता पिता को भी पता चलता रहेगा कि उनका बेटा या बेटी किस लाइन पर जा रहे हैं, और उसके हिसाब से ही वो उसके माता पिता अपने बच्चों के लिए डिसीजन ले सकते हैं कि मेरे बच्चे ने मेरे को ये बताया था तो वो ऐसा नहीं कर सकता या कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुष्का, बहुत अच्छी बात आई। और विषय अत्यंत संवेदनशील है। बच्चों का विश्वास जीतना होगा, संस्कार देने होंगे, ऐसा डॉक्टर नीरजा खरे कहती हैं। और बहुत सुंदर संदेश है ये बहुत जरूरी है। दक्षेश, क्या संदेश? काफी सार्थक चर्चा रही, और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो जैसा हिम श्वेता जी ने कहा कि कम्युनिकेशन हमें पेरेंट्स के साथ भी रखना चाहिए। मैं इसमें सिर्फ एक ही बात जोड़ना चाहूंगा कि जो पार्टनर है या वुड बी पार्टनर है उसके साथ भी हमें एक कम्युनिकेशन रखना होगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आपको कोई बात पसंद नहीं है, जैसा कि इस पटेल की चर्चा में आया था कि भाई सिया ने इसलिए भी मना करा कि वो विग लगाता था या हकलाता था, तो ये अगर प्रॉब्लम हो रही है, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान संभव ना हो, लेकिन उसके लिए हमें कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, बात करके। क्योंकि आप लाइफ पार्टनर बन रहे हो तो आपको, अगर आप किसी की क्वालिटीज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसके ड्रॉबैक्स को, उसके फेलियर्स को भी, या उसकी जो लिमिटेशंस हैं उसको भी एक्सेप्ट करना होगा। तो इस तरीके से ही एक एक्सेप्टेंस का जो होता है, कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस, वही एक तरीके से इस चीज के, इस रिश्ते के आधार बनेगी। बाकी काफी अच्छी चर्चा रही। जी दक्षेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रश्मि जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, और मैं तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब जुड़े रहे, और आप सबके जो संदेश आए हैं वो वाकई बहुत सुंदर हैं, और हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हैं कि आप जब हमसे जुड़े रहते हैं और जब आपके संदेशों के माध्यम से आपकी विचारधारा हम तक पहुंचती है, तब हमें लगता है कि हम सकारात्मक कार्य की ओर अग्रसर हैं। तो बात वही है। कुछ प्रश्न मैं श्रोताओं के पास भी छोड़ना चाहती हूँ कि यदि आपका अपना बेटा या बेटी विवाह के लिए ना कहे तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? इस कार्यक्रम के अंत में जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, हम इंतजार करेंगे। और क्या आप मानते हैं कि विवाह का आधार केवल प्रेम या परिवार की इच्छा नहीं, बल्कि स्पष्ट, स्वतंत्र और स्वैच्छिक सहमति होना है? ये दो प्रश्न आप तक छोड़ती हूँ, और इन प्रश्नों के उत्तर मैं चाहूंगी कि आप जरूर दें। और सभी रश्मि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रश्मि जी का नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है। रश्मि जी, माफी चाहती हूँ मैं। एक सार्थक परिचर्चा रही। हेमश्वेता जी, हमारा समय बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, मैं बस 2 मिनट में अपनी बात ये रखना चाहूंगी कि हम लोगों को आज ये आवश्यकता है कि परिवार रूपी पाठशाला के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें जो हमारी स्कूल की एजुकेशन है उसमें कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एजुकेशन को ऐड ऑन करने की जरूरत है। बच्चों को लॉ ऑफ कर्मा सिखाने की जरूरत है कि जो आप कर रहे हैं वो लौट के आपके पास आएगा, उसके लिए आप किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यू कैन नॉट हार्वेस्ट वॉट यू हैव नॉट सोन। सो ये लॉ ऑफ कर्मा सिखाना, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी सिखाना आज हमारी एजुकेशन की भी नीड बन गई है, बिकॉज परिवार रूपी पाठशाला शायद वो काम पूरे नहीं कर पा रही जो कर पाती। तो कहीं ना कहीं हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में भी इस चीज को इंस्टिल करने की आवश्यकता है। थैंक यू। इसमें ना एक बात मैं कहूँगा जी दक्षेश, आप क्या कहना चाहते हैं? जी संजय जी बोलिए सर। ना, जो परिवार अब जो बट गया है ना, पहले जो एक संयुक्त परिवार होता था, उस संयुक्त परिवार के अंदर बच्चों की बहुत ज्यादा केयर होती थी। जैसे मैंने भी 2 विषय बात बोले कि बच्चा कब क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो दादा दादी, चाचा चाची, ये सब ध्यान रखते थे बच्चों का। माँ बाप पूरा समय देंगे ऐसा कंपल्सरी नहीं है ना, पर कम से कम पहले संयुक्त परिवार था तो बहुत बच्चों की केयर होती थी, संभाल होती थी। जो चीजें आज हम देख रहे हैं समाज में गलत हो रहा है, वो एकल परिवार की वजह से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि माँ बाप भी खुद बिजनेस में, सर्विस में है, तो बच्चे को टाइम नहीं दे पाते।
तो पहले संयुक्त परिवार होने का बहुत बड़ा एक लाभ था। आज छोटे छोटे फ्लैटों में अकेले रह करके और बच्चों को समय नहीं दे पाना, ये सबसे बड़ी कमी हो गई है, जिस वजह से बच्चे भी अपना डिसीजन अलग ले रहे हैं। माँ बाप केयर नहीं कर पाते कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो जब बाद में कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करें, तो वो वाली बातें जब बाद में सोचते हैं, अरे यार मैं गलत हो गया, मैंने ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। तो परिवार के साथ मिलके, परिवार के साथ मिलाना, परिवार के साथ उनको जोड़ना बहुत जरूरी है। जो जैसे भी कहा, भी चैट पे बातें करते हैं, तो हम फोन पे माँ बाप से, अपने मामा से, चाचा से, चाची से, इनसे बातें करें, बजाय डिजिटल चैट पे बात करने के मोबाइल पे बात करें। कम से कम कम्युनिकेशन जो बहुत जरूरी बना रहे परिवार के साथ, मेरा ऐसा मानना है। बहुत सही जी, बात बहुत कही बहुत शुक्रिया आपने। सर। दक्षिश, बिल्कुल। दक्षिश, मैम, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा, जैसा संजय जी ने भी कहा था कि हमें चैट जीपीटी या एआई से बात ना करते हुए परिवार से बात करनी चाहिए, मित्रों से बात करनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। हमारे साथ में एक कलीग हैं, तो वो रूम लेके रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है। मैं जब रूम पे जाता हूँ ऑफिस आवर्स के बाद में, मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं चैट जीपीटी से बात करता हूँ। चैट जीपीटी से पूछता हूँ तुम्हारा दिन कैसा रहा, चैट जीपीटी मुझसे पूछता है तुम्हारा दिन कैसा रहा। मैंने उसे यही कहा कि भाई आप मुझसे बात कर लीजिए, या हमारे ऑफिस में और भी लोग हैं उनसे बात कर लीजिए। तो उसने एक ही चीज कही कि चैट जीपीटी मुझे जज नहीं करता है, चैट जीपीटी मेरे बारे में कोई राय नहीं बनाता है या मुझे ज्ञान नहीं देता है, वो मुझे सुनता है। तो एक कहीं ना कहीं ये एक परेशानी है कि आप किसी से अगर कोई बात साझा भी करते हैं तो सामने वाले अपने अनुभव से, वो गलत नहीं है, और वो अपने अनुभव से कि हाँ ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा कर लो, खाना पसंद नहीं आ रहा है तो खाना टिफिन वाला बदल लो। तो वो कई बार लोगों को ये होता है कि मुझे सुनने वाला कोई चाहिए, समझने वाला कोई चाहिए, ज्ञान नहीं दे, राय नहीं दे, बस सुने। तो वो एक कहीं ना कहीं हमारे परिवारों में या हमारे आसपास में वो एक संस्कृति या वो एक प्रैक्टिस कहीं ना कहीं खो रही है। और हमारी जनरेशन में, जो हम यंग जनरेशन के हैं, उनमें एक बात बहुत हो गई है कि सोशल मीडिया में जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, हम उसको ही अपना सब कुछ मान लेते हैं कि मेरे इस सोशल मीडिया पे इतने फॉलोवर्स हैं या मेरे इतने लाइक्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने उसको एक क्राइटेरिया मान लिया है सक्सेस का। एक मैं आपको बिल्कुल केस बिल्कुल साझा बिल्कुल करना दक्षिश, चाहूंगा। सही कहा आपने। जी जी, केस बोलिए। साझा करना चाहूंगा कि कहीं मैंने फेसबुक पे ही पढ़ा था कि एक लड़की ने एक पर्सन को, एक लड़के को इसलिए रिजेक्ट कर लिया कि उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स कम थे। कि भाई मैं तो, मेरे 5,000 फॉलोवर्स है तो उस लड़के के मेरे से ज्यादा फॉलोवर्स होने चाहिए, मेरे बराबर होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक जो आप कहे कि छद्मावेश बन गया ये है। एक एक दुर्भाग्य है, ये एक अलग दुनिया है, एक मिथ्या, एक भ्रम की स्थिति है समाज में, जिसको लोग जीने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को सच मान रहे हैं। और हम आगे इस तरह के विषय पर भी चर्चा करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इस चर्चा को बहुत सार्थक किया। हिमश्वेता जी ने किस तरह से ना बोलना, वो भी सम्मान पूर्वक सिखाया, और किस तरह से पेरेंटिंग होनी चाहिए। अनुष्का ने अपने विचार रखे कि एक यूथ क्या सोचता है, आज के समय में युवा पीढ़ी क्या सोच रही है, और किस तरह से निर्भीक होकर अपनी बात अपने परिवार तक, अपने माता पिता तक रखनी चाहिए। अनुष्का से हमने सीखा, और संजय जी किस तरह से समाज को लेकर और समाज अपने दायित्व का निर्वहन करता है, उस पर आज आपने चर्चा की। और दक्षिश, आपकी बहुत सुंदर कविता और जो जिक्र आपने द्रौपदी का किया वो बहुत जरूरी था, बहुत सटीक था यहाँ पर। तो मिला जुला कर, और रश्मि जी ने जिस तरह से अपने मन की बात कही, ये बहुत बड़ी बात होती है, जहां पर आपको ये पूछा जाए लाइव प्रोग्राम में कि आपके बच्चे अगर ना बोलें तो आपको कैसा लगेगा। और उन्होंने बहुत सहजता से उस बात को रखा कि मुझे तकलीफ होगी, मुझे बुरा लगेगा। सच बोलना बहुत जरूरी है, और सच बोलने के लिए भी दम चाहिए, और इस तरह की परिचर्चा करने के लिए भी दम चाहिए। अंत में वही बात है, तमाम सुधी श्रोता जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज को, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, तो सब्सक्राइब जरूर करें।
कमेंट्स आप जरूर भेजें। अगर हमारी परिचर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। आप हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है 9958157108। इस नंबर पर आप अपना परिचय भेज सकते हैं, हमसे संपर्क साध सकते हैं। आप तमाम सुधी श्रोताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय संजय कुमार जी, अनुष्का अग्रवाल जी, डॉक्टर हिमश्वेता अग्रवाल जी, दक्षेश पानेरी और रश्मि जौहर जी, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और बात वही है कि विवाह में हाँ का वास्तविक महत्व तभी है जब व्यक्ति को बिना किसी भय, दबाव या अपराध बोध के ना कहने की पूरी स्वतंत्रता मिले। अगली बार फिर नए विषय पर बातचीत करने उपस्थित होंगे नए नए वक्ताओं के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।